हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तारा और चेतन बहुत प्यारे से हस्बैंड वाइफ है। दोनों की शादी अभी नवंबर के महीने में ही हुई थी। कुछ ही हफ्तों में तारा ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। ऐसे ही एक शाम वो छत से कपड़े उतार कर ला रही थी और ठंडी हवाओं के चलने से उसे ठंड लगने लगती है और वो ठिठुरते हुए नीचे आती है और कपड़े साइड में रखकर सोफे के कोने में पैर ऊपर करके कांपती हुई बोलती है, ठंडी। अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे कांप क्यों रही है? तेरी तबीयत खराब हो रही है क्या? बोल। वो माँ बहुत ठंडी लग रही है। अभी तो दिसंबर का महीना भी नहीं आया और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे पता नहीं कितनी ठंड आ गई हो। ओहो, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है जो तू 4 कपड़े लाने में कांप रही है। थोड़ी सी हवा लग गई होगी। जा कमरे में लेट जा थोड़ी देर, जब ठंड आएगी फिर क्या होगा तेरा। माँ जी, आप मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। नौटंकी कहीं की, अब कमरे तक छोड़ने जाऊँ इस महारानी को। तारा की बात सुनकर चांदनी उसे कमरे तक छोड़ने जाती है और लेटाकर कंबल उठा देती है और 2 घंटे बाद उसे ठीक लगता है और वो शाम का खाना बनाकर रख देती है। तभी चंदू भी आ जाता है और उसके लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखकर खुशी के मारे वो आइसक्रीम खा लेती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में फिर से कांपने लगती है। ये देखकर चंदू उसे बोलता है, अरे क्या हुआ जान, तुम अचानक से कांपने क्यों लग गई? फीवर तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, फीवर नहीं है, फिर अचानक ठंड कैसे लग रही है तुम्हें? चंदू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शायद आइसक्रीम खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे छत पर ठंडी हवा लग रही थी, तब भी मैं कांप रही थी और अब फिर से मुझे ठंड लग रही है। कुछ कीजिए ना। अरे जान, अभी तक तो ठीक से सर्दियाँ आई भी नहीं और तुम कांपने लग गई। अच्छा मेरे पास आओ, फिर नहीं लगेगी। चंदू ये बोलकर उसे ब्लैंकेट के साथ हक कर लेता है और उसके साथ ऐसे ही बैठे बैठे सो जाता है। वक्त बीतता जाता है और दिसंबर आ जाता है। ठंड के मारे तारा नहाने के लिए बहुत सोचती है और फिर कैसे न कैसे नहा ही लिया करती है। ऐसे ही एक दिन वो टोपा शॉल ओढ़कर बाथरूम में अपने सामने बाल्टी में गर्म पानी देखकर कांपती हुई बोलती है, हे भगवान, आज क्या फिर से नहाना पड़ेगा? मेरी तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है नहाने की। हे भगवान, ये सर्दियाँ क्यों आती है? नहाने से तो मेरा जैसे विश्वास ही उड़ जाता है। ये बोलकर तारा गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स करती है, लेकिन उससे ज्यादा पानी मिक्स हो जाता है। जैसे ही वो पानी में उंगली डालकर चेक करती है तो झट से पानी में से उंगली निकाल कर बोलती है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, हाय ठंडा पानी, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के जैसा लग रहा है। मैंने ज्यादा पानी मिला दिया। अब तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही, कैसे नहाऊं? कहीं इस पानी से नहाकर मैं बाथरूम में मर गई तो? यानी कि मैं बाथरूम में पड़ी रह जाऊंगी, या फिर इस पानी से नहाकर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो? नहीं 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 नहीं, फिर तो चंदू जी के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे निमोनिया हो गया, उसका भी तो खतरा है। नहीं 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 नहीं, सर्दी आ चुकी है, सब लोग नहाने के फायदे ही बताएंगे, लेकिन जान भी तो प्यारी है ना, इसीलिए हिम्मत नहीं करूंगी नहाने की मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बस एक ही बात पता है कि जल ही जीवन है, तो घुमा फिरा के सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आज तारा नहीं नहाएगी। पानी की बाल्टी बाय बाय। तारा ये कहकर पानी की कुछ बूंदे अपने मुंह पर छिड़क कर बोलती है, कितनी ठंडी हो गई है, पर मैं नहाकर शुद्ध भी तो हो गई। तारा बिना नहाए ही दूसरे कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है और अपनी सास को सुबह का नाश्ता परोसती है। तभी उसकी शक्ल देखकर वो बोलती है, अरे बहू, तेरी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया कि मैं नहीं नहाई? अरे बहू, बताना क्या हुआ? तू सोई नहीं है क्या रात भर? तेरी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे तू नींद में उठकर आ गई हो। अरे कहाँ माँ जी, मेरी तो नींद पूरी ही पूरी है। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं क्या कह रही थी, सामने वाली पड़ोसन झंडे वाले मंदिर जा रही है रात में, तो हम भी चले, रात भर वहीं बैठेंगे थोड़ी देर।
ओह नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता बाहर कितनी ठंड होगी। मेरी तो वहीं पर कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी जम जाएगी तो आप उसे खा जाओगे। तो फिर क्या करूँ बहू, मना कर दूं उसे? अरे माँ जी क्या है, आप आराम से घर में बैठकर चाय पकोड़े खाइए ना, मूंगफली छीलिए, गुड़ खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। आइडिया बुरा नहीं है तेरा। चल फिर जैसे तूने बोला है वैसे मुझे पकौड़े बना कर ला दे। कहाँ फंस गई मैं। अब पकोड़े भी मुझे ही बनाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, बना देती हूँ, फिर खुद भी खाऊंगी। ये बोलकर तारा पकोड़े बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में वो उसके सामने पकोड़े रखते हुए बोलती है, के लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकोड़े। अब तू इतने प्यार से लाई है तो खाऊंगी ही। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। तारा बिल्कुल भी नहीं नहाती, बस मुंह धोकर कपड़े बदल लिया करती। रोज वो यही करती। ऐसे ही दोपहर का वक्त था। तारा अपनी सास के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी चांदनी को गंदी सी बदबू आने लगती है और वो बोलती है, अरे बहू, कहीं से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। तुझे आ रही है क्या? कहीं मेरे ना नहाने की वजह से मेरे अंदर से बदबू तो नहीं आने लग गई? ना 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 माँ जी, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, आपको ही आ रही है बस। अरे बहू, तेरी नाक खराब हो गई है क्या? इतनी बदबू आ रही है। कहीं चूहा तो नहीं मर गया इस सोफे के नीचे? नहीं माँ जी, मैंने सुबह ही साफ किया था, कुछ भी तो नहीं है, सब सही है। ओ बहू, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, लगता है अब मुझे परफ्यूम लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहाए 10 दिन बीत गए हैं। कुछ देर बाद चांदनी कमर पर बाम लगाने के लिए अपनी बहू के पास जाती है और उसे फिर से बदबू आने लगती है। वो कुछ कहती नहीं मगर बाम लेकर चली जाती है। तभी वो कमरे के बाहर जाकर छुपकर तारा पर नजर रखती है। तभी तारा अपना परफ्यूम ढूंढते हुए बोलती है, अरे यार, जब किसी चीज की जरूरत होती है ना तभी नहीं मिलती है। कहाँ मर गया वो परफ्यूम? अगर नहीं लगाया तो माँ जी को पता चल जाएगा कि मैं नहीं नहाई। इसका मतलब मैं सही थी, वो गंदी बदबू बहू में से आ रही थी। पता नहीं सडेली कब से नहीं नहाई, लेकिन अब मैं इसे नहलाऊंगी, बस कल सुबह हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह चांदनी उसके कमरे में आती है और बोलती है, अरे बहू, मैं तेरे लिए गर्म पानी की बाल्टी लाई थी, वो मैं अभी नहीं नहा रही, थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। इसलिए पानी ठंडा होने से पहले तू नहा ले, वरना ये गर्म पानी वेस्ट हो जाएगा। अरे माँ जी, आप नहा लीजिए ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम करके नहा लूंगी। अरे नहीं बहू, तू इस पानी से नहा ले। तुझे पता है ना बिजली का बिल कितना आता है। जा नहा ले, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। पता नहीं माँ जी को भी क्या वैर है मुझसे। गर्म पानी की बाल्टी ला कर रखती यहाँ पर। वैसे तो इनसे कुछ उठता नहीं है, लेकिन ये भरी हुई पानी की बाल्टी ले आई। ठीक है माँ जी, नहाने जा रही। ये बोलकर तारा जब अपनी नहाने के लिए बाल्टी बाथरूम में रखती है तो चांदनी बाहर कान लगाकर सुनती है, ताकि उसे नहाने के शोर से यकीन हो जाए कि उसकी बहू नहा ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तारा पानी फैलाकर मुंह पर पानी छिड़क कर जल्दी से बाहर आती है। चांदनी को उसके बाहर आने का पता लगता ही है कि वो 4 कदम पीछे हो जाती है और अपनी बहू को देखकर बोलती है, अरे बहू, तू नहाई नहीं क्या? अभी भी कैसे सूखी सूखी सी लग रही है। नहीं माँ जी, मैं तो नहा ली, पर आप यहाँ कैसे? गई नहीं? अरे बहू, मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार कर रही थी, लेकिन तू मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही। वो चमक है ही नहीं तेरे चेहरे पर नहाने की। इसलिए 1 बाल्टी पानी और गर्म कर ले और इस बार अच्छे से नहा कर आजा। अरे माँ जी, पर मैं नहा ली, अब क्या बार बार जाऊँ नहाने के लिए? बहू, चल जा और नहा कर आ, और अच्छे से नहा के आना इस बार। तारा ना चाहते हुए भी दोबारा बाथरूम में जाती है और बाल्टी रखकर खुद से बोलती है, माँ जी तो मुझे बिना नहलाए मानेगी नहीं। अब वो शायद मेरे बाथरूम के बाहर इसीलिए आकर खड़ी है ताकि देख सके कि मैं नहा रही हूँ या नहीं। अब मुझे सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर तारा मग में पानी लेकर ऊपर से जमीन पर डालती है और ड्रामा करते हुए बोलती है, कितना ठंडा पानी है भगवान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, की बार तो मुझे नहाना पड़ेगा। इस तरह पानी फैलाकर आवाज करके वो नहाने की एक्टिंग करती है और बाहर कान लगाए चांदनी बोलती है, चलो आखिरकार बहू ने नहा ही लिया। मेरी तरकीब काम आई। कब से घर में बदबू फैला रही थी बिना नहाए। चांदनी को इस बात का धोखा हो जाता है।
जबकि असल में तो तारा नहाई ही नहीं थी। तारा बाहर आती है और बोलती है, माँ जी मुझे ठंड लग रही है, मैं थोड़ी देर धूप में बैठ रही हूँ, आप भी नहा लो। ठीक है बहू। ये बोलकर चांदनी खुद भी नहा लेती है और धूप में बैठने छत पर आती है और अपनी बहू को खुद से बात करता हुआ सुन लेती है। जिसके बाद चांदनी को फिर से यकीन हो जाता है कि उसकी बहू नहीं नहाई। अब उसको नहलाने के लिए वो अगले दिन जानबूझकर उस पर बाल्टी से पानी फेंकती है। जिसके बाद तारा को बहुत ठंड लगती है और वो बोलती है, अरे माँ जी क्या किया आपने, अपने आप मुझे गीला कर दिया। अरे आपको पता है ना मुझे नहाना पसंद नहीं है, आपने कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। बहू मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तू अचानक से सामने आ गई, मैं तो हॉल को धो रही थी। तुझे ठंड लग जाएगी, जा बहू जल्दी से नहा ले। अब की बार बहू तू पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, नहाना तो तुझे पड़ेगा ही। इस बार तो सचमुच तारा को नहाना ही पड़ता है और इस बात से वो चिढ़ जाती है और अपने पति से सास की शिकायत कर देती है। जिसके बाद चंदू बोलता है, माँ आपने ऐसा क्यों किया? तारा पर पानी क्यों डाला? बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहू अचानक से सामने आ गई। नहीं चंदू जी, माँ जी झूठ बोल रही है। अच्छा ये छोड़, तो मैं क्या करती? तुझे बहू अजीब सी नहीं लगती क्या? इतने दिन से नहाई नहीं। अरे इसके शरीर में खुजली, रैशेज या कोई और परेशानी हो गई तो? 15 दिन से नहीं नहाई है, मैंने खुद इसके मुंह से सुना। क्या सच में माँ? हाँ बेटा, अगर ये एक दिन छोड़कर भी एक दिन नहाए तो कोई बुरी बात नहीं। मानती हूँ सर्दी है, रोज मत नहा, पर इतने दिन थोड़ी। बहू घर की लक्ष्मी होती है, रोज पूजा पाठ भी बिना नहाए धोए करे अच्छा लगता है क्या? इसलिए समझा रही हूँ इसे अभी मैं। चांदनी की ये बात सुनकर तारा को अपने किए का पछतावा होता है और वो उसकी बात सुनकर सर्दी में अच्छे से नहाना शुरू कर देती है। जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। शिखा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके दोनों गालों पर डिम्पल पड़ते थे और इसके कारण उसके आगे पीछे लड़के मंडराते ही रहते थे। उसके घर में उसकी माँ मधु और पिता अनिल थे। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो जॉब करके अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे कब तक सोती रहेगी शिखा? सुबह के 8 बज गए, जल्दी उठकर तैयार हो जा। क्या 8 बज गए? माँ मैं अभी तैयार होकर आई। तभी शिखा तैयार होकर नीचे आती है तो उसके पापा उससे कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे लिए मेरे बचपन के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या पापा फिर से शुरू हो गए आप? मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें हाँ कर दी है। लेकिन आपने बिना मुझसे पूछे हाँ कैसे कर दी पापा? ओ अब समझी, आप लोगों को लगता है ना कि मेरी जॉब कहीं लगेगी नहीं, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना। देखना आज तो ना मैं जॉब लेकर ही घर लौटूंगी। तो ठीक है, आज अगर तुम्हें जॉब मिल गई तो हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने देंगे, और अगर नहीं लगी तो तुझे शादी करनी होगी। ओके आई एम रेडी। शिखा ये बात मानकर अपने घर से इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है, लेकिन कहीं भी उसकी बात नहीं बन पाती। वो दुखी मन और निराश होकर चौथी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और जब वो लिफ्ट में जा रही होती है तो उसके पीछे आगम नाम का एक लड़का भाग कर आता है और लिफ्ट को हाथ देकर रोक लेता है, जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहती है, अरे पागल हो क्या, दूसरी लिफ्ट से नहीं आ सकते क्या यार? माफ करना मोहतरमा, लेकिन मैं भी इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा मेरा। अगर आज मुझे ये जॉब नहीं मिली ना तो मम्मी पापा तो मेरी शादी ही करवा देंगे और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से होगा मिस्टर। वो मैडम शांत, घबराइए मत, मिल जाएगी आपको नौकरी। शिखा और आगम दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आगम जल्दी से लिफ्ट से निकल जाता है, वहीं शिखा रिसेप्शनिस्ट से परमिशन लेकर इंटरव्यू लाइन में लग जाती है और जब उसका नंबर आता है वो अंदर जाती है तो वो देखती है
कि वहाँ इंटरव्यूअर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उसे लिफ्ट में मिला था। वो उसे देखकर चौंक जाती है और डरी डरी उसके पास जाती है। तो शिखा, am I right? Hi, I am Agam Dewan. यस सर। प्लीज हैव अ सीट। वैसे आप इस जॉब के लिए तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने आपको ये जॉब नहीं दी तो आप हमारा तब क्या करेंगी? बताइए। आई एम रियली सॉरी सर। एक्चुअली उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैं सुबह से काफी जगह इंटरव्यू दे चुकी थी और ये मेरा लास्ट चांस था। अगर ये जॉब भी मुझे नहीं मिलती ना तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देते। दैट्स व्हाई। अगम उसके खूबसूरत से गालों में खो जाता है और उसके डिंपल को देखता ही रहता है। हेलो सर, कहाँ खो गए आप? हाँ, वो मैं कह रहा था कि मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया है और आज से ये जॉब आपकी हुई। क्या सच में? वाओ। हाँ ऑफ कोर्स, और कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। शिखा वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, लेकिन वो पहली बार में ही अगम के दिल में अपनी जगह बना लेती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शिखा का बर्थडे होता है। सब लोग उसे विश करते हैं। तभी अगम वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे शिखा। थैंक यू सो मच सर। तो शाम का क्या प्लान है? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। चलो आज मेरी तरफ से शाम को डिनर। क्या ख्याल है? श्योर सर, क्यों नहीं। अगम शाम को ठीक 8 बजे तैयार होकर शिखा को लेने उसके घर जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो सामने से शिखा खूबसूरत सी ड्रेस में तैयार होकर बाहर आती है और वो उसकी खूबसूरती को निहारता ही रह जाता है। तब शिखा उसे चुटकी बजाकर होश में लाती है। सर, कहाँ खो गए आप? इतना कहकर वो दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं और डिनर करते वक्त एक दूसरे से बात करते हैं। तो शिखा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पढ़ाई और जिम्मेदारियों के चलते कभी टाइम ही नहीं मिला इन सब के लिए। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? थी एक लड़की कुछ महीने पहले जिसे मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मोहतरमा मेरे पैसे और मेरे पावर की वजह से मेरे साथ थी। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब। वैसे एक बात कहूँ, जब तुम बोलती हो ना तब बहुत क्यूट लगती हो यार। अरे बस भी कीजिए ना। एक बात कहूँ शिखा? जी सर, कहिए। सर नहीं, सिर्फ अगम। शिखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब से। पर सर आप तो मेरे बॉस हैं, बॉयफ्रेंड कैसे बना लूं? थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ यार, और तुम बताओ कि तुम अपने दिल से क्या चाहती हो? वो मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू टू अगम, इन्ना सारा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। समय बीतता जाता है। अगम और शिखा अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधने का फैसला करते हैं और थोड़े ही दिन बाद वो सगाई की अनाउंसमेंट कर देते हैं। सगाई वाले दिन जब वो स्टेज पर एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं, तभी वहाँ अगम की एक्स गर्लफ्रेंड रिया आ जाती है। रुक जाओ अगम, रोक दो ये सगाई। अरे मेरे साथ शादी के झूठे वादे करके तुम किसी और के साथ सगाई कैसे कर सकते हो? अगम, ये कौन है? ये रिया है, मेरी एक्स। और तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बताती हूँ सबको तुम्हारी असलियत। अरे तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपने साथ सबूत लेके आई हूँ कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है अगम। क्या तुमने सच में इसके साथ ऐसा कुछ किया? शिखा वहाँ से रोते हुए अपने घर चली जाती है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अगम, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। अगम उसकी बात मान जाता है। सब कुछ निपट जाने के बाद अगम शिखा को मनाने उसके घर जाता है। क्या हुआ अगम?
अब क्यों आए हो यहाँ? शिखा शिखा देखो मेरी बात सुनो, वो रिया झूठ बोल रही थी यार। क्या वो रिपोर्ट झूठी थी? बोलो। शिखा तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया यार। शिखा अगम की कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है और अपने दोस्त की मदद से चुपके से रिया के ब्लड सैंपल्स दोबारा ले लेता है और अपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर दोबारा उसकी जांच करवाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है। जिसके बाद वो रिया का पर्दाफाश कर देता है और ये सारी बातें जब शिखा को पता चलती है तब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आगम से माफी मांगने उसके पास जाती है। मुझे माफ कर दो अगम, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे मेरे प्यार पर भरोसा करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं शिखा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। वैसे तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मेरी जान, चलो अब खड़ी हो जाओ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, साथ ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।